दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जनरल साइंस के अंदर अपना टॉपिक रहेगा फिजिक्स से संबंधित टॉपिक है और टॉपिक का जो नाम है वह है सरल आवर्त गति। इसके ऊपर मैं टॉप 35 एमसीक्यू आपको कवर करवाने वाला हूं। एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ में इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी है, तो वीडियो के एंड में मैं आपको न्यूमेरिकल भी कवर करवाने वाला हूँ। एंड तक देखिएगा, कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहने वाला है, ज़रूर आपको एग्जाम में सफलता मिलेगी। बिना किसी देरी के मैं बढ़ता हूँ मेरे क्वेश्चंस की तरफ। जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि आवर्त गति क्या कहलाती है, आपको सही जवाब देना है। इसका क्या होगा, पीरियडिक मोशन क्या कहलाता है। देखिएगा, आवर्त गति को हम इंग्लिश में बोलते हैं पीरियडिक मोशन। एक प्रकार से मैं आपको सिंपल भाषा के अंदर समझाऊँ तो जैसे कोई एक निश्चित पथ है, ये कोई निश्चित पथ है, तो इस निश्चित पथ के ऊपर गति करती हुई कोई भी वस्तु जब एक निश्चित समय अंतराल के बाद में, जैसे कि डेल्टा टी समय लिया, समय अंतराल के बाद में बार बार अपनी पूर्व गति को दर्शाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये इसका पथ हो गया, इस पथ पे इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में यहाँ गई और यहाँ आई, समय अंतराल डेल टी हुआ, फिर वापस गई वापस आई, वापस गई वापस आई। तो कुल मिला के कहने का मतलब है यदि एक फिक्स समय अंतराल के अंदर बार बार अपनी गति को दोहराती है तो वह कहलाती है आवर्त गति, पीरियडिक मोशन कहलाती है। इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में, यानी निश्चित समय के बाद गति की पुनरावृत्ति होना आवर्त गति कहलाती है। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि दोलन गति में वस्तु कहाँ गति करती है। अब हम बात करेंगे दोलन गति के बारे में। तो दोलन गति के अंदर वस्तु गति कहाँ करती है दोस्तों, जैसे कि दोलन क्या होगा, इंग्लिश में हम इसको बोलने वाले हैं ऑसिलेटरी मोशन, हम इसको बोलने वाले हैं। जैसे कि कोई पिंड है, उसकी साम्य स्थिति ये है, कोई भी पिंड की साम्य स्थिति ये है। यदि किसी पिंड की साम्य स्थिति के इधर उधर गति करने को, साम्य स्थिति ये हो गई, कोई पिंड इधर कर रहा है गति, इधर कर रहा है, यानी इसके लेफ्ट में राइट में, यानी साम्य स्थिति के यदि कोई इधर उधर गति करता है तो हम उसको कहते हैं दोलन गति। क्वेश्चन अब देख लेते हैं, दोलन गति में वस्तु कहाँ गति करती है। तो हम बात करेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी के साथ में, मीन पोजीशन के इधर उधर गति करती है। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में, मीन पोजीशन है, जैसे कि ये इसका मीन पोजीशन आ गया, इस मीन पोजीशन के इधर इधर गति करेगी दोलन गति के अंदर, ऑसिलेटरी मोशन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एक दोलन में क्या होता है, एक ऑसिलेशन में क्या होता है। देखिएगा, इसमें क्या होता है, साम्य स्थिति के दोनों ओर जाकर वापस आना। जैसे कि ये इसकी साम्य स्थिति हो गई, तो पहले क्या होगा, इधर जाएगा, फिर क्या होगा, वापस आएगा, फिर क्या होगा, यहाँ पे आगे जाएगा, फिर वापस आएगा। तो ये जो गति है, यानी कोई भी मेन पोजीशन है, इसकी मेन पोजीशन के दोनों ओर जाकर वापस आना, ये कहलाता है दोलन। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, आवर्तकाल क्या होता है। अब हम आवर्तकाल की बात करेंगे। इंग्लिश में दोस्तों इसको बोला जाता है टाइम पीरियड बोला जाता है आवर्तकाल को। देखिएगा, एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है वह उसका कहलाता है आवर्तकाल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा मेरा ऑप्शन नंबर बी के साथ में, एक दोलन को कंप्लीट करने में जो समय लगता है आवर्तकाल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, आवर्ती की एसआई मात्रा क्या है। आवर्ती को इंग्लिश में बोला जाता है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी की एसआई इकाई क्या है। देखिएगा, फ्रीक्वेंसी और आवर्तकाल दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है, यानी जो समय का जस्ट अपोजिट है वो फ्रीक्वेंसी होता है। इसको हम फ्रीक्वेंसी से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, कई कई जगह इसको हम एन से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यानी एन और फ्रीक्वेंसी एक ही चीज़ है। तो कई जगह हम फ्रीक्वेंसी को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और कई जगह हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे फिजिक्स में एन से रिप्रेजेंट किया गया अपने। तो आवर्तकाल है, इसका मात्रा क्या होगा, जैसे समय आ गया, समय को हम क्या कहेंगे, सेकंड। तो 1/सेकंड, जो 1/सेकंड होता है दोस्तों वही कहलाता है हर्ट्ज। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा मेरा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। एसआई मात्रक यहाँ पे पूछा गया है, तो एसआई मात्रक किसका हो जाएगा, हर्ट्ज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आवर्ती और आवर्तकाल का संबंध क्या है, यहाँ से आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। जैसे कि मैंने बताया कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/t, आपको बताया अभी, समय का जस्ट अपोजिट मेरा कहलाता फ्रीक्वेंसी। तो ये इसी प्रकार से फ्रीक्वेंसी को अगर मैं एन से रिप्रेजेंट करता हूँ तो 1/t हो गया। तो आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी के साथ में, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल आवर्त गति में त्वरण की दिशा कैसी होती है। अब हम बात करेंगे जो एक सरल आवर्त गति होती है उसके अंदर त्वरण की गति कैसी होती है। त्वरण को हम बोलेंगे एक्सीलरेशन। देखिएगा, हमेशा ध्यान में रखिएगा, सरल आवर्त गति के अंदर क्या होता है। सरल आवर्त गति की पहले तो परिभाषा समझिएगा, परिभाषा क्या होती है, यानी जो उसकी मेन पोजीशन है, मेन पोजीशन के वह इधर उधर गति करता है,
मेन पोजीशन के इधर जाएगा, उधर जाएगा, वापस आएगा। तो ऐसे केस में क्या होता है, मेन पोजीशन पे क्या होता है, वस्तु का त्वरण मध्यमान स्थिति से वस्तु के विस्थापन के समानुपाती होता है। सरल आवर्त गति में त्वरण की दिशा कैसी होती है, तो यहाँ पे जो त्वरण होता है दोस्तों, एक तो विस्थापन के समानुपाती होता है, त्वरण विस्थापन के समानुपाती होता है, और दूसरा ध्यान में रखिएगा ये इसके विपरीत होता है, यानी जो त्वरण होगा वह समानुपाती होगा माइनस ऑफ विस्थापन, माइनस ऑफ विस्थापन। तो सरल आवर्त गति में त्वरण की दिशा होती है विपरीत, क्योंकि माइनस है इसमें, तो विस्थापन की विपरीत होती है। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। न्यूमेरिकल है इस पे, तो बिल्कुल सॉल्व कर दीजिएगा। सरल आवर्त गति का वेग और विस्थापन का ग्राफ कैसा होता है। अगर मैं वेग यानी वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट इनके बीच में यदि मैं ग्राफ खींचूं, तो जो मेरा ग्राफ आने वाला है वह पैराबोलिक आने वाला है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में ग्राफ पैराबोलिक बनने वाला है। ध्यान रखिएगा, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो ग्राफ रहेगा वह पैराबोलिक रहने वाला है, प्रवलयकार रहने वाला है। मध्यमान स्थिति पर त्वरण क्या होगा। अब देखिएगा, आपसे क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। मेन पोजीशन किसको कहेंगे अपन, मेन पोजीशन हम कहेंगे, इस पोजीशन को मेन पोजीशन कहते हैं। इसके इधर गति करेगा, इसके इधर गति करेगा। तो दोस्तों जो मेन पोजीशन है उसके ऊपर कोई भी बल कार्य नहीं करता है। ध्यान में रखिएगा, बल कार्य नहीं करता है इसके अंदर मेन पोजीशन पे। सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी मेन पोजीशन पे आता है तो उस समय उस पर बल कार्य नहीं करता है। उसके ऊपर जो त्वरण है दोस्तों वह लगता है जीरो। तो इस तरीके से आंसर बनेगा त्वरण जीरो हो गया। त्वरण जीरो है, लेकिन ध्यान में रखिएगा यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम रहती है, वेलोसिटी यहाँ पे मैक्सिमम रहती है। अगर वेलोसिटी मैक्सिमम है तो जो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी है जिसको हम 1/2 mv² से देते हैं तो वो मैक्सिमम रहने वाली है। और जो स्थितिज ऊर्जा है, त्वरण जीरो हो गया, तो जो स्थितिज ऊर्जा है यानी पोटेंशियल एनर्जी है जो mgh से देते हो आप, त्वरण जीरो हो गया तो ये यहाँ पे जीरो हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मध्यमान स्थिति पर ये सब कुछ आपको ध्यान में रखना है। चलिए, मध्यमान स्थिति पर वेग कैसा होता है, मैंने आपको बताया वेग यहाँ पे मैक्सिमम होता है दोस्तों। करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। जब वेग मैक्सिमम होता है तो गतिज ऊर्जा कैसी होगी, काइनेटिक एनर्जी जिसको हम देते हैं 1/2 mv² फॉर्मूले से। दोस्तों यह बनेगी मैक्सिमम, क्योंकि v ऑलरेडी मैक्सिमम है तो v² और मैक्सिमम हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। मेन पोजीशन पर स्थितिज ऊर्जा कैसी होगी दोस्तों, मेन पोजीशन पे हमने देखा कि त्वरण जीरो होता है, तो स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी मेरा m.g.h जी के कारण टोटल जीरो हो जाएगी। करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जीरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंत बिंदु पर वेग कितना होता है। ये इसका मेन पोजीशन हुआ, ये इसका मेन पोजीशन हुआ, और ये इसका मैक्सिमम यानी एंड पॉइंट हुआ, और इधर दोलन करेगा तो ये इसका एंड पॉइंट हुआ। अब हम एंड पॉइंट की बात कर रहे हैं। अब एंड पॉइंट पे क्या है कि जाके वापस आएगा, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी रहने वाली है वह जीरो हो जाएगी। अब सब उल्टा हो जाएगा, मेन पोजीशन पे जो भी था वह सब कुछ उल्टा यहाँ पे हो जाएगा। अब हम अंत बिंदु पे बात करेंगे। तो अंत बिंदु पे क्या रहने वाला है, एक तो वेग जीरो हो जाएगा। अगर वेग जीरो हो गया तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² आपकी जीरो हो जाएगी। दूसरा, इसमें त्वरण यहाँ पे मैक्सिमम रहता है। त्वरण मैक्सिमम रहेगा तो पोटेंशियल एनर्जी mgh है वह यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगी। क्योंकि त्वरण मैक्सिमम हो गया। और साथ ही साथ में ध्यान में रखिएगा यहाँ पे एक प्रत्यानयन बल लगता है, प्रत्यानयन बल है वह मैक्सिमम हो जाता है। यहाँ पे हमने मेन पोजीशन पे देखा कोई बल नहीं लगता है, लेकिन यहाँ पे प्रत्यानयन बल है मैक्सिमम हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा वेग कितना होता है अंत बिंदुओं पे, अंत बिंदुओं पे वेग हो जाता है जीरो। अंत बिंदुओं पर त्वरण कैसा रहेगा दोस्तों, त्वरण अभी हमने देखा त्वरण यहाँ पे मैक्सिमम हो जाता है। अंत बिंदु पर गतिज ऊर्जा क्या होगी, जब वेग ही जीरो हो गया तो गतिज ऊर्जा 1/2 mv² है वह भी जीरो हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी जीरो। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको जरूर 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 सफलता मिलेगी, 100% आपको एग्जाम में सफलता मिलेगी। अंत बिंदुओं पर स्थितिज ऊर्जा कैसी होती है दोस्तों,
अंत बिंदुओं पर ए मैक्सिमम है, तो स्थितिज ऊर्जा mgh है वह मैक्सिमम हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। सरल लोलक है वह किससे बनाया जाता है? अब हम बात करेंगे सरल लोलक की, जिसको इंग्लिश में हम बोलेंगे सिंपल पेंडुलम। होता क्या है, यदि कोई भी एक भारहीन है और लंबाई में न बढ़ने वाली डोरी है, कोई डोरी है मेरे पास में, वह डोरी बिल्कुल भारहीन है, उसका कोई भार नहीं है और लंबाई में वह बढ़ती नहीं है, और उस डोरी के निचले हिस्से में कोई भी पदार्थ है, कोई भी गोल है भारी कण को लटकाकर डोरी को किसी भी दृढ़ आधार से लटका दूं। यहाँ पे मैं इसको लटका देता हूँ, यहाँ पे लटका दूं, तो ये समायोजन क्या कहलाता है? एक प्रकार से अपना सरल लोलक कहलाता है, ये कहलाता है सरल लोलक। तो ये किससे बनाया जाता है? तो आंसर बनेगा भारी डोरी और भारी गोला। तो यहाँ पे ये जो गोला है ये बहुत भारी है और ये तो भारी हो गया, और ये जो डोरी है भारहीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल लोलक की गति कैसी होती है? अब इसकी साम्य स्थिति ये होगी लोलक की, इसको मैं थोड़ा सा इधर विस्थापित करके छोड़ देता हूं, तो अब ये अपनी गति इस तरीके से करने लग जाती है। तो सरल लोलक की जो गति होगी वह कैसी होगी? वह सिंपल सरल आवर्त गति होगी, सिंपल हार्मोनिक गति होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है, एग्जाम में न्यूमेरिकल आता है 2π√L/g। ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। L यहाँ पे लंबाई है डोरी की, और G यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण है, G यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण है। तो सरल लोलक का जो आवर्तकाल किस पर निर्भर करेगा? तो आंसर बनेगा लंबाई पे निर्भर करेगा, ऑप्शन सी। लोलक की लंबाई बढ़ने पर आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अभी हमने देखा T = 2π√L/g, तो यानी जो T है समानुपाती डायरेक्ट L है, तो हम क्या कहेंगे, यदि लंबाई को बढ़ा दिया जाए तो आवर्तकाल इसका डायरेक्टली बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि T समानुपाती √L है, लंबाई बढ़ेगी T बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूले पर लड़की खड़ी हो जाए तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिएगा, T = 2π√L/g हो गया। लड़की झूले के ऊपर खड़ी हो गई तो गुरुत्व के अंदर क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। G पहले यहाँ पे था, लड़की झूले पे खड़ी हो गई तो G ऊपर बढ़ जाएगा, और गुरुत्व के अंदर मतलब जो G है थोड़ा ऊपर उठ जाएगा, और जिससे क्या होगा, गुरुत्व के अंदर ऊपर उठेगा तो उसकी प्रभावी लंबाई घट जाएगी। लंबाई घट जाएगी तो उसका आवर्तकाल घट जाएगा। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये तो एक कांस्टेंट है। तो यदि G ऊपर उठ गया तो L डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोलक का आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर करता है या नहीं करता? द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। यदि कोई झूला झूल रही लड़की है, उसके बगल में भी कोई लड़की बैठ जाए तो आवर्तकाल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे आंसर बनेगा द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, ऑप्शन बी। पृथ्वी तल से ऊपर उठने पर लोलक घड़ी कैसी हो जाती है? पृथ्वी तल से ऊपर लेके जाएंगे, या तो ऊपर लेके जाए हम, या हम नीचे लेके जाए, तो जो आवर्तकाल है दोस्तों वह बढ़ जाता है। पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर लोलक घड़ी कैसी होती है? तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर, आवर्तकाल बढ़ जाएगा, और आवर्तकाल बढ़ गया तो घड़ी सुस्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पृथ्वी तल से ऊपर जाओ या नीचे जाओ, G का मान कम हो जाता है, G की वैल्यू कम हो जाती है। पृथ्वी से हम ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, G की वैल्यू कम हो गई, L की वैल्यू बढ़ गई, आवर्तकाल बढ़ गया, आवर्तकाल बढ़ गया तो घड़ी सुस्त चलेगी। उपग्रह में लोलक घड़ी क्यों कार्य नहीं करती? अगर हम उपग्रह पर लेके जाए तो वहाँ पे तो क्या होगा, उपग्रह के ऊपर तो भारीनता के कारण ग्रेविटी 0 हो जाती है, और ग्रेविटी 0 हो गई तो T समानुपाती √G है, तो T तो मेरा इन्फिनिटी हो जाएगा, तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा वहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। तो उपग्रह में लोलक घड़ी काम नहीं करेगी भारहीनता के कारण, ऑप्शन नंबर बी। पृथ्वी के केंद्र पर G का मान कितना होता है? पृथ्वी के केंद्र पर G का मान 0 होता है, इसलिए आवर्तकाल अनंत है। G 0, इसलिए T अनंत है पृथ्वी के केंद्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पृथ्वी के केंद्र पर लोलक का आवर्तकाल कितना होगा? लोलक का आवर्तकाल है यहाँ पे अनंत हो जाएगा। ऑप्शन डी। टोटल 35 क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक शेयर दबा के कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है आपको एग्जाम में। गर्मियों में लोलक घड़ी कैसी चलती है? अब हम गर्मियों की बात करेंगे। तो गर्मियों में क्या है, हीट होती है, टेम्परेचर होता है, तो लंबाई बढ़ जाती है, और लंबाई बढ़ेगा तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा, आवर्तकाल बढ़ जाएगा तो घड़ी सुस्त हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्दियों में लोलक घड़ी कैसी चलती है? तो सर्दियों में टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, टेम्परेचर डाउन हो जाएगा तो लंबाई कम हो जाएगी, आवर्तकाल कम हो जाएगा और घड़ी तेज चलेगी। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। चंद्रमा पर लोलक घड़ी का आवर्तकाल कैसा होता है? ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में यहाँ से एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है। पृथ्वी के ऊपर जो भी जी का वैल्यू है, चंद्रमा के ऊपर वही जी की वैल्यू कितनी हो जाती है? G/6 हो जाती है, ये आपको पता है। तो अब क्या होगा, अगर जी की वैल्यू डाउन हो रही है तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। जी की वैल्यू डाउन हो गई और जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जी की वैल्यू डाउन हो गई तो टी की वैल्यू बढ़ जाएगी। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। यह प्रतिशत परिवर्तन वाला सूत्र कब प्रयोग किया जाता है? प्रतिशत परिवर्तन का मतलब होता है, ध्यान में रखिएगा, प्रतिशत परिवर्तन का मतलब है यहाँ पे t = 2π√L/g हम जिसको बोलते हैं। अगर हम टी में परसेंटेज बदलाव की बात करेंगे, टीम में परसेंटेज बदलाव की बात करेंगे तो t = हो जाता है एल की घात, यानी एल की कोई भी पावर है, इनटू एल में परसेंटेज बदलाव। इसमें हम फॉर्मूला काम में लेते हैं 1/2 इंटू एल में परसेंटेज बदलाव। अब इस फॉर्मूला की यहाँ पे बात हुई है, ये फॉर्मूला हमेशा काम में लिया जाता है यदि जो वृद्धि और कमी है वह 5% से कम है, तब हम ये फॉर्मूला काम में लेते हैं। तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 5% से कम। तो फॉर्मूला कौन सा काम में लोगे आप? प्लस चिन्ह क्या दर्शाता है इसमें, जैसे कि मैंने बताया आपको, t = 1/2 इंटू एल में परसेंटेज बदलाव, ये जो फॉर्मूला है। यहाँ पे जो प्लस क्या दर्शाता है, यहाँ पे प्लस का मतलब है यहाँ पे वृद्धि और माइनस का मतलब है कमी। माइनस चिन्ह कमी को दर्शाएगा। अब यहाँ पे एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फॉर्मूला रहेगा 1/2 इंटू एल, एल का मतलब परसेंटेज में बदलाव। यदि लोलक की लंबाई में 2% की वृद्धि हो तो आवर्तकाल में कितना परिवर्तन होगा? तो 1/2 इंटू 2%, तो ये हो जाएगा 1%। तो आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 1% की वृद्धि हो जाएगी। यदि लंबाई में 4% की कमी हो तो आवर्तकाल में कितना परिवर्तन होगा? तो 1/2 इंटू 4, तो 2%। अब ये कमी हो जाएगी, तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में 2% की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्तकाल का मात्रक क्या है? आवर्तकाल का मात्रक है सेकंड, ऑप्शन बी। आवर्तकाल में वृद्धि होने का मतलब क्या है? आवर्तकाल में यदि वृद्धि हो रही है तो दोलन धीमा हो जाएगा, ऑप्शन बी। दोस्तों ये थे क्वेश्चंस, आपके सामने मैंने सभी क्वेश्चंस रख दिए हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है एग्जाम के अंदर इस टॉपिक से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।